हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष 2025 मंगलमय हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग TRE 3 कंप्यूटर साइंस की PYQ सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज की आज दूसरी वीडियो है, यानी कि पार्ट नंबर 2। और अगर आपने अब तक पार्ट 1 को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से अपने डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। तो और जो लोग स्टेट फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे स्टेट की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं, तो आप उसे जरूर देख के जाइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और एक हमारे को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आता है, और उस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को जब हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास 3 टाइप्स की एक्सप्रेशन मिलते हैं। द फर्स्ट टाइप इज, जो फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास वो होता है infix expression. So infix expression is the first one, second one is prefix, and third one is postfix. सो ये 3 तरीके के हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं। जो सबसे पहला है इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। तो वो होता है a प्लस बी, यानी कि ये जो a है और ये जो b है, ये हमारे होते हैं ऑपरेंड्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं a एंड b आर ऑपरेंड्स। ए और बी जो है वो ऑपरेंड्स होते हैं, और प्लस हो गया या फिर माइनस हो गया या फिर डिवीजन है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है, तो ये जितने भी हैं ये सब के सब होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ये चीज होती है कोई भी एक्सप्रेशन में, एक होता है आपके पास ऑपरेंड्स और दूसरा होता है ऑपरेटर। सो फर्स्ट आपने देखा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन में जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि प्लस हो गया माइनस हो गया, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सब ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि मैं सेम एग्जांपल को प्रीफिक्स में भी दिखा देता हूँ, पोस्टफिक्स में भी दिखा देता हूँ, और इनफिक्स में कैसे लिखते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ। सो इसमें हम लोग प्रीफिक्स को प्लस ए बी करके लिखते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स में जो सिंबल है यानी जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे ऑपरेंड्स के लास्ट में चले जाते हैं, यानी कि ए बी प्लस। तो इस तरीके से हम एक सिंपल एग्जांपल से तीनों के तीनों एक्सप्रेशन को देख के समझे। तो ये होता है हमारा एक्सप्रेशन। इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो चीज है, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको पहले समझ लेना होगा कि सबसे पहले 10 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 60 है, और फिर हमारे पास 6 है, एंड देन डिवीजन ऑपरेटर है, और फिर मल्टीप्लीकेशन है, एंड देन 8 है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सबसे पहले जो है हम एक स्टैक बनाएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये स्टैक से ही बनते हैं। तो सबसे पहले जो 10 है, ये 10 अगर आप इस एग्जांपल से कंपेयर करो तो ये 10 जो है ये ऑपरेंड्स हैं। 5 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। 60 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। 6 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। और जो ये डिवीजन ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ऑपरेंड क्या है और ऑपरेटर्स क्या है। उसके बाद से हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो भी हमारे को ऑपरेंड्स मिलेगा, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, जो भी ऑपरेटर्स मिलेगा हम उसे जस्ट क्या करेंगे, अपने स्टैक में पुश कर देंगे। पुश दैट मीन्स कि इंसर्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद से 5 आएगा, तो 5 को भी हम यहाँ पे अपने स्टैक में पुश कर देंगे। उसके बाद से प्लस आएगा, तो जैसे ही हमें प्लस मिलेगा यानी कोई भी ऑपरेटर मिलेगा, तो उस ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे लास्ट टू, यानी कि जो भी लास्ट टू एलिमेंट्स होंगे, ऑपरेंड्स होंगे, हम उसे
पॉप करेंगे, पॉप मतलब कि उस स्टैक से बाहर निकालेंगे और उसके बाद से जो भी ऑपरेटर होगा उसकी बेसिस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ प्लस है, सो दैट मीन्स कि जो हमारा स्टैक है उस स्टैक से हमने 5 और 10 को निकाला और फिर 5 प्लस 10 करके हमने 15 जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने वापस से न्यू स्टैक में स्टोर कर दिया। तो ये होता है हमारा एक एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमने अपना प्रोसेस को डन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि 60 है और 6 है। तो जब 60 है और 6 आया तो हमने अगेन जब हमारे ऑपरेटर्स आए, सॉरी ऑपरेंड आए, तो हमने अपने स्टैक में पुश कर दिया और उसके बाद से यहाँ पे 6 आ गया। 60 आया पहले तो 60 को हमने पुश किया, फिर 6 आया तो हमने 6 को पुश किया। उसके बाद से जब हम फर्दर चेक किए तो हमारे को दिखा कि हमारे पास एक डिवीजन ऑपरेटर आ रहा था। तो डिवीजन ऑपरेटर जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलेगा उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो लास्ट टू एलिमेंट्स हैं, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं कि जो ये लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं, इन लास्ट दो एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे अपने स्टैक से और फिर जो हमारे को ऑपरेटर दिया गया है उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो 60 डिवाइड बाई 6 कम्स आउट टू बी 10। तो जब हम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे सो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी 10। सो उस तरीके से फिर हम इस 6 को और 60 को रिमूव करेंगे। यहां से हमने 6 को रिमूव किया, यहां से हमने 60 को रिमूव किया और हमारा जो रिजल्ट आया, रिजल्ट इज 10। सो उस 10 को जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, पुश कर दिया। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो जैसे ही हमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर मिलेगा तो अगेन हम क्या करेंगे कि हमारे स्टैक के जो दो एलिमेंट्स होंगे, लास्ट टू एलिमेंट्स होंगे, उस लास्ट टू एलिमेंट्स को हम यहाँ से उस लास्ट टू एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उठा करके बाहर निकालेंगे और फिर जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर था उस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे 50 इंटू 10 150 हो जाएगा। तो हम जैसे ही इसको बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आया, 150। सो उसको हम यहाँ पे 150 को यहाँ पे हम पुश कर देंगे। तो ये अभी तक हमारा इतना प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद से हमारे को 8 मिलेगा। तो जैसे ही हमें 8 मिला उस 8 को हम उठा करके यहाँ पे फिर अगेन पुश कर देंगे। तो ये अभी तक का हमारा फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं है। तो अभी हमारा इस स्टेज पे हमारा जो आंसर है वो 150 और 8 है इन अ स्टैक। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे एक सिंपल सा हम मॉडिफिकेशन कर दें क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे माइनस एक ऐड कर दें, तो जैसे ही हम माइनस ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि 150 और जो 8 है, जैसे ही हमारे को ऑपरेटर मिला हमने लास्ट के जो दो एलिमेंट्स थे उसको हमने स्टैक से बाहर निकाला और उसके बाद जो भी ऑपरेटर था उसके बेसिस पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन के आएगा वो होगा 142। 150 माइनस 8 इज 142। सो उस बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ई होगा। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस मिसिंग है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो नॉन ऑफ द अबव होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो आप यहाँ पे 142 को मार्क करते करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे 140 लाइक माइनस साइन लास्ट में नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको मिटा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉन ऑफ दी अबव होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड लेट मी क्लियर दिस ऑल दी एनोटेशंस। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड कैन नॉट बी डिफर बाय मोर देन। सो हमारे ऑप्शन हैं टू, ऑप्शन बी इज वन, ऑप्शन सी इज जीरो, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होती है? सो बेसिकली मैं एक ट्री आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। फॉर एग्जाम्पल एक ये ट्री है, एक ये पेरेंट नोड रूट नोड हो गया हमारा, उसके बाद से ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गई और ये हमारी एक राइट सब ट्री हो गई और इसमें हमारा फर्दर एक और चाइल्ड है लेफ्ट और एक यहाँ पे है राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लेफ्ट है और एक यहाँ पे इसका राइट है। सो ये होता है हमारा एक बाइनरी ट्री, नॉर्मल सा डायग्राम है। तो इसमें अब इस ट्री को हम बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कब बोलेंगे अब वो समझते हैं। तो जैसे कि ये जो पेरेंट
पेरेंट है, पेरेंट रूट रूट नोड है, तो इस रूट नोड के हम चेक करते हैं कि इसके फर्दर कितने लेफ्ट सब ट्री हैं, कितने ब्रांचेस हैं, और उसके बाद से हम उसी तरीके से राइट में भी चेक करते हैं कि कितने डेप्थ तक है, इस ट्री की डेप्थ कितनी है वो हम चेक करते हैं। तो हमारा जो हाइट होता है, हाइट हम कैसे फिगर आउट करते हैं, तो हाइट हम कैसे चेक करते हैं, तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक नोड है, ये वाला एक हमारा नोड है, तो इस नोड के हम लेफ्ट में जाएंगे और उसको चेक करेंगे, तो लेफ्ट में कितनी डेप्थ है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम राइट में चेक करेंगे कि राइट में कितनी है, तो राइट में भी 1 है, तो यानी कि 1 माइनस 1। लेफ्ट की जितनी डेप्थ होगी, लेफ्ट की जितनी हाइट होगी, उसमें से हम क्या करेंगे, राइट की जो हाइट है उसको माइनस कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा उस करंट नोड की हाइट। तो इस वाले का हम चेक कर रहे थे, तो इसका 1 माइनस 1 यानी कि 0। सो इस तरीके से हम हाइट फाइंड आउट करते हैं कोई भी एक नोड की। अब हम अगर इसकी बात करें, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम चेक किए तो 3 आया, और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 1 2 और फिर ये 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 0। सो इस तरीके से ये होता है हमारा तरीका टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ नोड। सो किसी भी ट्री को बाइनरी ट्री और बैलेंस्ड बाइनरी ट्री हम तब बोलते हैं जब उस ट्री के हर एक नोड की जो हाइट है वो या तो 1 हो, या फिर वो 0 हो, या फिर वो -1 आ रही हो। सो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो ट्री है ये बैलेंस्ड ट्री है। अब एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें कि जैसे कि अभी यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो आप सोच रहे होगे कि 1 कब आएगा, -1 कब आएगा। तो मैं आपको 1 करके दिखाता हूँ कि 1 कब आएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक इस चीज को मिटा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले नोड को आप एक समय के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे ये नहीं है। तो अगर आपको इस वाले नोड को चेक करना होगा, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इस वाले नोड का जो ट्री हाइट है अगर वो चेक करना होगा, तो मैंने क्या बताया कि हाइट ऑफ, एक सेकेंड, हाइट ऑफ जो सब ट्री है, किसी भी नोड का हाइट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाइट ऑफ अ नोड इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री। सो ये चीजें मैंने अभी बताई। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला नोड है, इस नोड की अगर हम हाइट चेक करें तो हम सबसे पहले लेफ्ट को काउंट करेंगे, तो लेफ्ट में आ गया 1। बट अगर आप राइट में जाओगे तो राइट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे राइट क्या रिटर्न करेगा, 0। तो 1 माइनस 0 बिकम्स 1। तो उस केस में जब यहाँ पे ये वाला नोड नहीं है, तो उस केस में इस वाली ट्री की हाइट 1 आ रही है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 1 भी आ गया, 0 का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले, और -1 में आप इस वाले नोड को भूल जाओ, तो 0 - 1 दैट इज -1। तो उस तरीके से हमारा ट्री जो है वो बैलेंस कहलाता है। कब बैलेंस कहलाएगा, जब उस ट्री के सारे नोड की हाइट जो है वो 1 हो, 0 हो, या फिर -1 हो। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर -1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्री फिर बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। तो इसी तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1। सो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है कि कैनॉट बी डिफर बाई मोर देन 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे को एक प्रोग्राम की एक लाइन दी गई है और उस प्रोग्राम से पूछा गया है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो सी लैंग्वेज में किया गया है, और इसमें हमारे को एक एरे बना के दिया गया है। एरे का नाम ए है और उसमें एलिमेंट्स हैं स्टोर्ड 1 2 एंड 3, और उसके बाद से एक हमारे को पॉइंटर पी बनाया गया है। सो बेसिकली इस प्रोग्राम का हमसे आउटपुट पूछा गया है कि क्या आएगा। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है जंक वैल्यू, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज रन टाइम एरर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमारा एरर है, और वो एरर क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तरीका है ये हमारा, हमने एरे बनाया, दैट इज फाइन। जब एरर यहाँ पे है कि ये हमने जो पॉइंटर बनाने की हमने कोशिश की है, इस पॉइंटर को हमने टाइप डिफाइन नहीं किया है, इसको हमने टाइप नहीं दिया है कि ये कौन से टाइप का है, इंट टाइप का है या डबल टाइप है, फ्लोट टाइप का है। तो इस वजह से यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर है।
तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन सा है, कंपाइल टाइम एरर है। सो कंपाइल टाइम एरर में क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन फेज में होता है तो उस टाइम जो एरर आते हैं उसे कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। जैसे कि सिंटेक्स एरर हो गया, या फिर आप कोडिंग करते हो तो वहां पे आप गलती से सेमीकोलन अगर भूल जाते हो तो वहां पे एक एरर जनरेट होता है, तो उसे भी कंपाइलेशन एरर ही हम बोलते हैं। जो कि मिसिंग सेमीकोलन से हो गया, या फिर कोई सिंटेक्स आपने गलत लिख दिया, तो ये सब आता है आपका कंपाइलेशन एरर। और रन टाइम एरर क्या होता है कि रन टाइम एरर जैसे कि आपने किसी नंबर को डिवाइड बाई जीरो कर दिया, तो वो यानी कि जब आपका ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो एरर जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर। तो ये होता है रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर का डिफरेंस। और यहाँ पे एक ऑप्शन जंक वैल्यू दी गई है। तो जंक वैल्यू क्या होता है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक वेरिएबल बना दिया, आपने उसे डिक्लेयर कर दिया बट उसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने लिखा इंट ए और जस्ट आपने सेमीकोलन डाल के और इसकी वैल्यू को आपने प्रिंट करने की कोशिश की। सो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ए को प्रिंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू कोई भी एक अनडिफाइंड कोई बिहेवियर, कोई एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो कि आपका जंक वैल्यू होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब जैसे ही आपने इंट ए लिखा तो वो इंट ए में जो भी वो जिस भी लोकेशन पे जाके वो मेमोरी में सेव होगा, तो उस लोकेशन पे जो पहले जो वैल्यू स्टोर की गई थी जस्ट वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो कोई वैल्यू लिखी नहीं है, ए को हमने कोई वैल्यू डिफाइन की नहीं है, लाइक ए इक्वल्स टू 5 और 7, कुछ ऐसा हमने लिखा नहीं है, जस्ट हमने इंट ए और फिर सेमीकोलन डाल दिया। तो ये चीज ही होती है हमारी जंक वैल्यू। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट एफ में ए को प्रिंट करोगे तो वहां पे आपको जंक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जंक वैल्यू क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज नॉन ऑफ दी अबव। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, रन टाइम एरर क्यों नहीं होगा ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पॉइंटर बनाने की कोशिश की है वो पॉइंटर का हमने डिफाइन नहीं किया है कि वो कौन से टाइप का होगा। इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज नॉन ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा question number 94, and the question says कि a queue has configuration ABCD. If you want to get the configuration DCBA you need a minimum of। सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपको क्यू की एक प्रॉपर्टी बस पता होनी चाहिए, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फीफो प्रिंसिपल। वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये चीज आपको पता होना चाहिए, देन ओनली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सो फीफो में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। और फीफो में बेसिकली जो हम एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट करते हैं क्यू में, वही एलिमेंट सबसे पहले ही रिमूव भी होती है। तो यही फीफो प्रिंसिपल कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, द एलिमेंट विच इंसर्ट फर्स्ट इन द क्यू दैट विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। सो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमने क्यू बनाया, यहाँ पे हमने एक क्यू बनाया और इस क्यू में हमसे ऑप्शन में पूछा गया है कि ए है, बी है और सी है और डी है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये सबसे इनिशियल स्टेज है क्यू का। और हमें करना क्या है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ए बी सी डी ये हमारे चार एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे क्यू में अवेलेबल हैं। और दो चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि जो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ क्यू इज नोन एज इन क्यू। जो भी हम एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन क्यू। मैं यहां लिख देता हूं कि इन क्यू मीन्स इंसर्टिंग अ एलिमेंट। और दूसरा एक होता है आपका डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है रिमूविंग एन एलिमेंट। सो ये दो प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम कोई एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट करते हैं तो उसे इन क्यू बोलते हैं, और उसी एलिमेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो उसे हम डी क्यू बोलते हैं। तो हमारा ये इनिशियल स्ट्रक्चर है अभी क्यू का, और हमें करना कैसे है, डी सी बी ए को करना है। तो हमें उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन और इंसर्शन करने पड़ेंगे ये पूछा गया है। तो अब आइए आ जाते हैं अपने। सो यहाँ पे
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्यू है, सबसे पहले हम इस क्यू में से ए को पॉप करेंगे, यानी कि डीक्यू करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा डिलीशन कितना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिलीशन, और ये हो गया आपका इंसर्शन। डिलीशन या फिर एडिशन भी आप बोल सकते हो, एडिशन और डिलीशन। सो सबसे पहले हमने ए को डिलीट किया, सो हमारा हो गया डिलीशन में 1। उसके बाद से बी, तो बी भी हमारा रिमूव हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो गया 2। उसके बाद से सी को भी हमें पॉप करना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें डी सबसे फर्स्ट पे चाहिए, तो हमें सी को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब डिलीशन कितना हो गया, डिलीशन हो गया आपका 3। शुरू से हमने तीनों एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब हमारा जो डी है वो सबसे फ्रंट पे है, सबसे आगे है क्यू में। अब बाकी जो 3 ब्लॉक्स हैं वो खाली हैं अभी के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सी को उठाना है और सी को हमें यहाँ पे डाल देना है। तो इंसर्शन कितना हो गया 1। उसके बाद से बी को लेके आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम बी को लेके आएंगे, तो हमारा इंसर्शन बढ़ के हो गया 1+1। उसके बाद से ए को लेके आना है, तो यहाँ पे हमारा ए हो गया, तो यहाँ पे इंसर्शन हो गया हमारा 1 और। तो टोटल इंसर्शन कितने हुए 3, और टोटल डिलीशन कितने हुए, तो वो भी 3। इसी वजह से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। सो द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का ऑर्डर, यानी कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछी गई है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो वो होती है बिगो ऑफ log n। सो बिगो ऑफ log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। और बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि बिगो ऑफ log n जो है वो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है n। सो बिगो ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च अगर क्वेश्चन में पूछा गया रहता है तो लीनियर सर्च का बिगो ऑफ n होता है। n log n की बात करें अगर हम, तो मर्ज सॉर्ट या फिर हिप सॉर्ट, इन सब की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में n log n होती है। अगर हम n स्क्वायर की बात करें तो n स्क्वायर होता है आपका बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। तो उस केस में जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिगो ऑफ n स्क्वायर होती है। तो इसी तरीके से इसमें आपका कोई भी ऑप्शन log n का नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द ट्री। सो ये वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्टिकल है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है, तो जब भी आपको कोई भी अगर ट्री गिवन नहीं हो, जैसे इस क्वेश्चन में तो बता दिया गया है कि बाइनरी सर्च ट्री है, बट अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर दिया गया हो, अगर ट्री मेंशन नहीं की गई हो, तो आपको ये समझ लेना है कि ये बाइनरी सर्च ही ट्री है। ठीक है। उसके बाद से अब आपको देखना है कि प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए एक आपको बता दूं कि जो प्री ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखते हैं रूट को, रूट के बाद आता है हमारा, रूट के बाद आता है हमारा लेफ्ट, और उसके बाद आता है हमारा राइट। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आ गया आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में सबसे पहले हमारा आता है लेफ्ट, फिर आता है हमारा रूट, फिर आता है हमारा राइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका पोस्ट ऑर्डर, जो इस क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है। तो पोस्ट ऑर्डर में होता है सबसे पहले लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट, और फिर हो गया आपका राइट, और फिर आता है आपका रूट। सो ये ऑर्डर होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका बेसिकली प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। तो हमें एक प्री ऑर्डर दिया गया है और उससे हमें पोस्ट ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पहले जो बाइनरी सर्च ट्री होती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो बाइनरी सर्च ट्री होती है उसमें जो नोड होता है, उस नोड से
लेफ्ट की जितने भी नोड्स होंगे उसकी वैल्यू छोटी होती है, और जो राइट की वैल्यूज होंगी वो उस पेरेंट नोड से, रूट नोड से बड़ी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा पेरेंट नोड है, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल ये एक सेकेंड, थोड़ा मुझे इसे बड़ा करके बनाना होगा। सो जैसे कि ये एक फॉर एग्जांपल, ये एक बाइनरी ट्री है फॉर एग्जांपल, और इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 3 है। तो ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि ये जो एरिया है, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट सब ट्री जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वैल्यू 3 से छोटी होगी। दैट मीन्स कि वी कैन स्टोर 2 ओवर हियर 1, लेकिन ये 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही 3 होनी चाहिए। तो ये हमेशा लेफ्ट सब ट्री जो है वो रूट से छोटी ही होती है। और नेक्स्ट जो है ये होता है हमारा राइट। आप देख पाएंगे कि ये लेफ्ट है, और देखने से भी पता चल रहा है ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो राइट में जो वैल्यू आती है वो हमेशा रूट से यानी 3 से वो हमेशा बड़ी होगी। इट कैन बी 4 और ग्रेटर देन 3 या 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री का। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें प्री ऑर्डर दिया गया है। तो इस प्री ऑर्डर को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो 15 है, यहाँ पे जो 15 है, ये 15 हमारा हो जाएगा रूट। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सबसे पहले प्री ऑर्डर में रूट। तो ये हो गया आपका 15 एज अ रूट। तो सबसे पहले हमारा जो 15 है वो हो जाएगा 15, यहाँ पे हमने लिखा, और 15 जो है ये हमारा रूट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से आ रहा है 10। तो 15 से 10 छोटा है, इसी वजह से हम लोग इस 10 को लेफ्ट साइड में बनाएंगे। और उसके बाद से आ रहा है 12। तो 12 जो है वो 10 से बड़ा है बट 15 से छोटा है, तो वो 10 के राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। ठीक है, उसके बाद से 11। तो ये जो 11 है ये 10 से बड़ा है बट 12 से छोटा है। तो ये 12 से छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 12 के राइट में लिखेंगे। उसके बाद से 20। सो ये 20 है, ये 15 से भी बड़ा है, इसीलिए हम लोग 15 के राइट में बनाएंगे। सो ये होता है बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री को ड्रॉ कैसे करते हैं, और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वो सब अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद से 18 है, तो 18 20 से छोटा है, इसीलिए ये लेफ्ट में आएगा यहाँ पे। उसके बाद से 16, तो 16 जो है वो 18 से छोटा है, इसीलिए ये यहाँ पे आएगा। और उसके बाद से आ रहा है 19, तो वो 19 18 से बड़ा है बट 20 से छोटा है, इसीलिए वो 20 के लेफ्ट में आएगा बट 18 के राइट में आएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो ट्री है वो ट्री यही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही बेसिकली हमारा ट्री है। और अब हमें इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है लेफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है लेफ्ट। तो सबसे लेफ्ट में क्या है, 11 है। तो हमारा जो ऑप्शन 11 से शुरू हो रहा होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बी ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के हमारा कुछ आंसर अलग आए, क्योंकि हमारे ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव भी है। इसीलिए हम पूरा चेक करेंगे, बट इतना श्योर हो गए हम कि ना ऑप्शन ए हमारा सही है ना ऑप्शन सी हमारा सही है। तो हमारा सबसे पहले 11 आएगा। 11 के बाद से हम राइट चेक करेंगे, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट आता है। तो 12 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो 11 के बाद राइट कुछ नहीं है, नल है। तो 11 के बाद से हम डायरेक्ट रूट पे जाएंगे, तो 11 के बाद से 12। सो यहाँ तक सही है, 11 12 इज करेक्ट। देन हम आते हैं फिर ऊपर। तो यहाँ पे 10 का अगर आप देखोगे तो 10 का राइट लेफ्ट में कुछ नहीं है बट राइट में 12 है। तो 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद से हम रूट को फिर पार्स करेंगे। तो 11 12 के बाद से 10 भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद से हमारा लेफ्ट पार्ट खत्म हो चुका है, हमने इन तीनों को पार्स कर लिया। अब हमारा रूट आ गया, बट रूट से पहले हमें राइट पे जंप करना है। तो हम यहाँ पे फिर 16 पे जाएंगे सबसे बॉटम में, और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 16 और फिर 19 और फिर 18। तो 16 19 और फिर 18। सो इस तरीके से लेफ्ट पे हम पहले गए, फिर राइट पे आए, और फिर से हम रूट पे गए। तो इस तरीके से 16 हो गया, 19 हो गया और फिर 18 हो गया। और उसके बाद से जैसे ही हमारा ये पोर्शन यहाँ तक का खत्म, और फिर अब हम आएंगे 20 पे। तो 20 आ गया, और 20 हो गया, 10 वाला पोर्शन इधर हो गया था, 20 वाला पोर्शन इधर हो गया। अब आ गए हम लास्ट में अपने रूट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट है, और रूट प्री ऑर्डर में क्या था, सबसे पहले था, यानी कि यहाँ पे था। और इसमें रूट सबसे एंड में होता है। तो इसी वजह से ये हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट मी रिमूव दिस। अगर आपको कोई भी पार्ट में अगर समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज वीडियो को एक बार पीछे जाके रिज्यूम करके दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। वी विल टेक योर डाउट एंड ट्राई टू सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज। तो हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट कीज दिए गए हैं और उन कीज से हम बेसिकली कितने यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कैटलन नंबर से रिलेटेड है। कैटलन नंबर क्या होता है? कैटलन नंबर, कैटलन नंबर में बेसिकली हमारे को एक एन एन जो है वो हमारे को नंबर ऑफ कीज दिए होते हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिक कीज वी हैव, और उसके बेसिस पे हम लोग कैटलन नंबर को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैटलन नंबर होता क्या है? तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल, 2 इंटू एन फैक्टोरियल, और फिर नीचे हमारा यहाँ पे लाइक डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाई क्या आता है वो लिख देते हैं एक बार। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड के बाद से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। सो ये बेसिकली फॉर्मूला जो है वो कैटलन नंबर का होता है। सो मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पे स्पेस देके, ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ये आपका कैटलन नंबर का फॉर्मूला होता है। ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला कैटलन नंबर का होता है और इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो n की वैल्यू क्या है? 4 है। सो 2 इंटू 4 दैट इज 8, 8 हो जाएगा और उसके बाद से हम 8 फैक्टोरियल निकालेंगे। सो 8 फैक्टोरियल इज हाउ मच? 8 फैक्टोरियल इज 403220। ये होता है 8 फैक्टोरियल। और नीचे हम करेंगे तो n दैट मीन्स 4, 4 इंटू 4, 4 का फैक्टोरियल और फिर 5 का फैक्टोरियल। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल इंटू इंटू 5 का फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होता है आपका कितना? 2, 8 और फिर 0, 2880। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे 40320 को, तो आपको आंसर जो आएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो कैलकुलेशन है ये मैंने इसी फॉर्मूले के थ्रू किया है कि 2 इंटू 4 8 और 8 का फैक्टोरियल हो गया हमारा 40320, और फिर नीचे हमने करा n फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल और n+1 यानी कि 5, तो 5 का फैक्टोरियल, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 14। सो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये जो हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये उनके लिए है। आप एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है, कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप इंग्लिश में जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आप उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगी है और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट पे हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो ये आपके क्वेश्चन है फॉर हिंदी एस्पिरेंट्स। तो 98th क्वेश्चन पे मूव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे को एक सी का क्वेश्चन दिया गया है, सी प्रोग्रामिंग का। तो आप बेसिकली आपको 2 या 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लेके चलना है, एक सी प्लस प्लस और एक पाइथन। बेसिकली कभी कभी वो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाते हैं तो जावा से भी पूछ लेते हैं, क्लासेस और पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट से एक्सेस मॉडिफायर है उनसे भी वो लोग कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट जनरली आपको सी प्लस प्लस और थोड़ा बहुत पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये क्वेश्चन आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो है ये हमारा होता है एक लाइब्रेरी, ये जो stdio.h है ये हमारा हेडर फाइल होता है, और ये stdio.h जो है ये हमारी एक लाइब्रेरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जो भी हम इनपुट आउटपुट देंगे, और इसी लाइब्रेरी के अंतर्गत ये प्रिंटफ फंक्शन जो है ये आता है। स्कैनफ हो गया, प्रिंटफ हो गया, ये सब stdio.h के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन होता है, और ये मेन फंक्शन जो होता है ये एंट्री पॉइंट होती है। यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइलेशन शुरू होता है, रनिंग इसकी एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होती है। तो ये हमारा एंड पॉइंट ऑफ आवर कोडिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया है, आई, जे और के, विथ सम वैल्यू लाइक आई इक्वल्स टू 5, जे इक्वल्स टू 10, के इक्वल्स टू 15। और फिर हमारा एक प्रिंटफ फंक्शन है, और उस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक स्पेसिफायर लेके आया गया है, जो कि परसेंट फायर बोलते हैं, और फायर बोलते हैं, और फायर बोलते हैं, और फायर बोलते हैं, और ये बेसिकली साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करता, ये जस्ट उस साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर जो हम एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल जो पास करते हैं, जस्ट उस वेरिएबल की टाइप को और उसके साइज को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पास की गई है, k डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू आई प्लस जे। तो ये एक एक्सप्रेशन है, बट ये उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करता है, ये जस्ट उस एक्सप्रेशन की, उस वेरिएबल की टाइप को, उसके साइज को रिटर्न करता है। तो ये बस साइज ऑफ ऑपरेटर का काम है। और उसके बाद अगेन एक सिमिलर सा प्रिंटफ फंक्शन है, जो कि के की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो हमें कहा गया है कि जो साइज ऑफ द इंटीजर है वो 4 बिट है, और आपको इसका आउटपुट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, और इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पे k डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू आई प्लस जे किया गया है। तो ये भी एक बेसिकली इंटीजर ही है। तो यहाँ पे इंटीजर है, और इंटीजर की साइज प्रिंट करी जाएगी साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा। तो साइज हमें बताया गया है कि साइज जो है वो 4 है। तो फर्स्ट वाला जो प्रिंटफ है उससे तो हमारा रिजल्ट 4 प्रिंट होने वाला है। नेक्स्ट के की अगर हम बात करें, तो के में हमने 15 वैल्यू को स्टोर किया है। तो उस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इक्वल्स टू 4 एंड 15, ये दोनों ही प्रिंट होंगे हमारे कंसोल पे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बीगो नोटेशन। सो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बीगो नोटेशन के लिए सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि इट रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम रन टाइम। नेक्स्ट है हमारा कि इट रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ अ एल्गोरिदम रन टाइम। ऑप्शन सी है कि इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज run time of an algorithm, and D option is more than one of the above, and last option is none of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीगो नोटेशन, जो कि हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रन टाइम होती है, जो ये बताती है कि ये प्रोग्राम जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो इतना ही ले सकता है, इतना से ज्यादा नहीं लेगा। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लिखते हैं, जैसे कि बिगो ऑफ लॉग एन, हमने बाइनरी सर्च का अभी तुरंत पढ़ा कि बिगो ऑफ लॉग एन जो है वो बाइनरी सर्च का है। तो हम जब बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को कहीं पे भी यूज करेंगे, तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो मैक्सिमम लॉग एन टाइम ही लेगा। ये बताता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर कोई एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, तो आप कितना भी नंबर ऑफ लाइक इनपुट पास करो उसे, अगर आपने बाइनरी सर्च को यूज किया है तो मैक्सिमम लॉग एन टाइम ही आपकी लगेगी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में और आउटपुट जनरेट करने में। सो ये चीज होती है बीगो नोटेशन में। उसी तरीके से आपके पास ओमेगा नोटेशन होता है। ओमेगा नोटेशन जो है वो आपका सबसे बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। जैसे कि आपका जो बाइनरी सर्च की अगर हम बात करें, तो बाइनरी सर्च में जो है बेस्ट केस मतलब बिगो ऑफ 1, बिगो ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बेस्ट केस बाइनरी सर्च की। तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे कम समय, लाइक बाइनरी सर्च का मतलब कि जो आपको एरे दिया जा रहा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये होता है बेसिकली बेस्ट केस का, जिसमें कि कोई समय नहीं लग रहा है, बिग ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम में आपका जो आउटपुट है वो जनरेट हो जा रहा है। तो वो होता है लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम, यानी कि बेस्ट केस, जिसे हम ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। एक होता है आपका थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या होता है, वो होता है एवरेज रन टाइम, यानी टाइट बाउंड जिसे हम बोलते हैं। तो टाइट बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रन टाइम को हम थीटा नोटेशन बोलते हैं। तो ये तीन तरीके के नोटेशन है जो आपको बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के दौरान पढ़ाया जाता है। तो ये चीज है बेसिकली बीगो नोटेशन का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। सो बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो हमारे पास टोटल देर आर थ्री टाइप्स, थ्री कोर प्रिंसिपल इन डिवाइड एंड कॉन्कर। द फर्स्ट इज डिवाइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द फर्स्ट टाइप इज डिवाइड, डिवाइड। नेक्स्ट टाइप इज कॉन्कर एंड द लास्ट टाइप इज कंबाइन। सो ये तीन तरीके के अप्रोच होते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल होते हैं इस एल्गोरिदम में, जिसमें सबसे पहले डिवाइड होता है। सो डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग, नाम से ही पता चल रहा है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे। सो इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं, ब्रेक इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है। उसके बाद कॉन्कर में क्या होता है कि जो ये सब प्रॉब्लम्स बने, जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बने, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली सॉल्व सब प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट दी कॉन्कर पार्ट। उसके बाद से कंबाइन, कंबाइन में क्या करते हैं कि हम जो रिजल्ट्स आया, जैसे हमने सॉल्व किया, जैसे ही हमने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उस सब प्रॉब्लम से कुछ रिजल्ट आए, तो उस रिजल्ट को हम फर्दर कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मर्ज रिजल्ट्स, और वैसे वैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के थ्रू हम उसे सॉल्व करते जाते हैं। तो बेसिकली ये तीन स्टेप्स होते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर में। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नॉट। सो आप इस पे गौर कीजिएगा कि नॉट क्वेश्चन में पूछा गया है। सो नॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन ई इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द एल्गोरिथम डिजाइन पैराडाइम। सो मर्ज सॉर्ट जो है वो इनमें से कौन से एल्गोरिथम पैराडाइम को फॉलो करता है। सो मर्ज सॉर्ट भी हमने अभी थोड़ी देर पहले उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस की, जिसमें कि मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, बिगो ऑफ एन लॉग एन। सो बिगो ऑफ एन लॉग एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोल रहा हूँ। सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की होती है एन इंटू लॉग एन। सो मर्ज सॉर्ट जो है वो बेसिकली कौन सी एल्गोरिथम पैराडाइम को फॉलो करता है, तो हमारे ऑप्शन है ग्रीडी, ऑप्शन बी इज डिवाइड एंड कॉन्कर, ऑप्शन सी इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन ई इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो हमारा जो मर्ज सॉर्ट है वो भी बेसिकली पहले प्रॉब्लम्स को डिवाइड करता है, जो भी हम एरे देते हैं उस एरे को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, और फिर जो पहला पार्ट होता है, फिर अगर उसमें कोई अनसॉर्टेड एलिमेंट है तो फिर उसी फर्स्ट पार्ट को फर्दर डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से ये डिवाइड 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 और फिर लास्ट में जाके उसे सॉल्व करता है, फिर सॉल्व करके फर्दर अपर लेवल पे आता है और फिर उसे सॉल्व करता है। इस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से ये मर्ज सॉर्ट में हम एरे को सॉर्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीडी में क्या होता है, ग्रीडी में भी हम ब्रेक डाउन करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हम एक एक स्टेज को पकड़ के और उसमें जो सबसे ऑप्टिमल वैल्यू है, उस ऑप्टिमल वैल्यू को फर्स्ट फिगर आउट करते हैं, और हर एक स्टेजेस पे हम ऑप्टिमल वैल्यू को फेच करते जाते हैं, और फिर लास्ट में उस ऑप्टिमल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ग्रीडी बेसिकली हम जब ग्राफ की डिस्कशन करेंगे आगे चल के, तो वहां पे आपको डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम आता है या फिर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम आता है, उसमें हम ग्रीडी का ज्यादा यूज करते हैं। और उसके बाद से डीपी प्रोग्रामिंग यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपका नैपसेक प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद से आपका फ्रैक्शनल नैपसेक हो गया, और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं डीपी से, जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हमारा मेजर कंसर्न होता है। तो जब हम प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने को देख रहे होते हैं, मेमोराइजेशन जहाँ पे यूज किया जाता है, तो वहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग की ज्यादा यूज होती है। जैसे कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम एक है, तो वहां पे आप डीपी का यूज करते हो। तो इस तरीके से अलग अलग सबके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हाउ मेनी एजेस डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ विथ एन वर्टेक्स हैव। तो हमारे को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये स्पैनिंग ट्री क्या है और ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसमें कि बेसिकली ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है। तो सबसे मेजर डिफरेंस और प्राइमरी डिफरेंस ये होता है कि ग्राफ जो है वो उसमें हमारे साइकिल्स होते हैं, और जो हमारा ट्री होता है उसमें साइकिल्स नहीं होते हैं। तो ग्राफ जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये नोड है, इस नोड से हमारा एक ये नोड कनेक्टेड है, और इसी नोड से हमारा एक ये नोड कनेक्टेड है, और फिर ये नोड इससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये साइकिल भी फॉर्म कर रहे हैं।
वैसे ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड होता है, बट हम उसे अभी नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये एक देख रहे हो आप, साइकिल बन रहा है। हम इस वाले नोड से हम इस पे भी जा सकते हैं, फिर हम इससे इस पे भी जा सकते हैं, और इस वाले से हम इस पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है। तो ये होता है हमारा ग्राफ। बट अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री में भी हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड तो होते हैं, कोई भी ऐसा नोड नहीं होता है जो अलग हो, वो कनेक्टेड होता है, बट वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा होता। यहाँ पे अगर आप ये वाला नोड को मैच कर दोगे तो ये ट्री नहीं, ये ग्राफ हो जाएगा। बट अगर ये अभी आपका ओपन है तो ये आपका ट्री का एग्जाम्पल है। तो ये आपका हो गया ट्री और ग्राफ का डिफरेंस। अब उसमें, क्योंकि हर एक जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की हम हर एक ग्राफ की एक स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। तो हर एक स्पैनिंग ग्राफ की एक स्पैनिंग ट्री बनाई जा सकती है। तो उसमें फॉर एग्जांपल n वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इस ग्राफ की स्पैनिंग ट्री में कितने एजेस होंगे ये पूछा गया है। तो इस ग्राफ के लिए हमारी स्पैनिंग ट्री ये है, ठीक है। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ वर्टाइसेस आप देखोगे तो यहाँ पे भी 3 है, 1 2 और ये 3। और इसमें अब वर्टाइसेस तो आपने समझ लिया, अब आपको ये समझना है कि इसमें एजेस हम किसे बोलते हैं। तो ये हमारा होता है एज, जो एक दूसरे नोड्स को आपस में जोड़ता है। तो ये होता है हमारा एज। तो उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस पूछे गए हैं स्पैनिंग ट्री में। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 है, एक पहला ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और एक दूसरा ये वाला। तो बेसिकली जो भी हमारे नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं उनसे एक कम, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितने हुए, 2। तो उसी तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि इफ देयर इज अ नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर n, then the number of edges in a spanning tree of a graph with vertex n will be n minus 1. So n minus 1 is the correct answer. So हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B, that is n minus 1. So ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज वीडियो को एक बार पीछे जाके दोबारा सुन लीजिए। अगर फिर भी डाउट होती है तो यू कैन पिंग योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम। सो जैसा कि अभी हमने देखा कि ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, तो मैंने डिस्केस्ट्रा एल्गोरिदम बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम एक है वो बताया था। तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम है। तो इनमें से कौन सा अप्रोच जो है, ये बेसिकली एल्गोरिदम पैराडाइम है, तो इनमें से कौन सा एल्गोरिदम पैराडाइम का यूज नहीं किया जाता है ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा option A, that is greedy, option B is divide and conquer, option C is dynamic programming, option D is more than one of the above, and last option is none of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द above, क्योंकि इन तीनों को ही हम ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम की तौर पे यूज नहीं करते। इनकी एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं, दैट इज ट्रू, बट इन्हें हम यूज नहीं करते ऑन अ हाई लेवल। सो इसी वजह से यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पे आप जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, मैं यहाँ पे आपको पॉज कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप वीडियो को रोक के और इसे खुद से आंसर करिए, या फिर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप प्लीज जो इंग्लिश में अभी मैंने डिस्कस किया उसे आप जरूर सुनिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन पिंग योर डाउट इन दी कॉमेंट सेक्शन। सो आप ये देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका ओवर होता है, और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 104 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। सो एनपी कंप्लीट क्या होता है? सो एनपी का फुल फॉर्म होता है नॉन पॉलिनोमियल। एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वैसे प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं जो ऑलरेडी एनपी होते हैं, एनपी प्रॉब्लम होते हैं। और इन्हें हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है, लाइक इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो पॉलिनोमियल टाइम में अवेलेबल नहीं है। लाइक जिन प्रॉब्लम्स को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स को हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर सेड टू बी दोज प्रॉब्लम्स whose सॉल्यूशंस आर नॉट नोन इन अ पॉलिनोमियल टाइम। तो जिन्हें हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते, वैसे प्रॉब्लम्स को हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी को एक सेट ऑफ सिटीज दी जाती हैं, एक सिटीज का एक लिस्ट दिया जाता है, जैसे देहरादून, बनारस, प्रयागराज, नागपुर, नासिक, इस तरीके से आपको एक सेट ऑफ सिटीज दे दी जाएंगी और एक आपके पास यूजर होगा और उस यूजर को कहा जाएगा कि आपको कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेनी है, आप बनारस से स्टार्ट कर लो, आप नागपुर से स्टार्ट कर लो, आप प्रयागराज से स्टार्ट कर लो, तो आपकी कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप बनारस से स्टार्ट कर रहे हो और फिर आप बनारस से शुरू करके आपको सभी बाकी जितने भी सिटीज हैं उस एरिया में, उन सभी सिटीज को आपको विजिट करना है और उसके बाद से लास्ट में चल के आपको वापस बनारस आ जाना है। तो ये होता है आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें कि एक यूजर होता है और उसको एक सेट ऑफ सिटीज दी जाती हैं कि आपको इन सभी सिटीज को विजिट करना है एग्जैक्टली वंस। आप इस बात को नोट कीजिएगा कि एग्जैक्टली वंस, एक ही बार उसे विजिट करना है, एक से ज्यादा बार उस सिटीज में उसे विजिट नहीं करना है। तो एक बार विजिट करके और फिर वापस से उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। तो ये प्रॉब्लम होता है आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। उसके बाद आता है बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। और ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को हम डिस्केस्ट्रा और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं इन अ पॉलिनोमियल टाइम। इसी वजह से ये प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ये जो ऊपर के दोनों प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट और हार्ड दोनों में आते हैं। इसी वजह से ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम या फिर बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा गया था, इसी वजह से इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरेज। सो इनमें से कौन सा एक एडवांटेज है जो एरेज के थ्रू हम अचीव कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन, ऑप्शन बी इज एबिलिटी टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ऑप्शन सी इज रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स एंड ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द above एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द above। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट, कांस्टेंट टाइम इंसर्शन या फिर हम डिलीशन कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। जैसे कि आप, मैं अगर जावा का एग्जांपल दूं या फिर आप सी का भी एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है जो कि 1 है, 2 है एंड 3 है। ये मैं जावा का लिख रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एरे हो गया और इस एरे को अगर आपको प्रिंट करना है तो बेसिकली जावा में हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं या फिर प्रिंट से भी हो जाएगा। और उसके बाद से हम अपने एरे के, फॉर एग्जांपल हमें मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं रेंडमली कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग एन इंडेक्स। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये यहाँ पे आके आपका ट्रू हो जाता है कि हम कोई भी एलिमेंट को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एन इंडेक्स। नेक्स्ट होता है कांस्टेंट टाइम इंसर्शन। यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करो या फिर डिलीट करो तो आप इजिली कर सकते हो, तो इसी वजह से ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद से एबिलिटी टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो ये भी ट्रू है। आप जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करोगे तो वहां पे हम एरे में कोई भी, लाइक आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, इवन बुलियन भी स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो एक एरे में। तो इस वजह से ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। इसी वजह से ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर में इनमें से कौन सा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी इज डिलीशन, ऑप्शन सी इज इंसर्शन, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसमें ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन था। जस्ट एक पूछा गया था कि कौन सा बेसिक ऑपरेशन नहीं है, तो आपको देख के भी लग सकता था कि ये इनक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनक्रिप्शन इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। इसी वजह से ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन हमारा डेटा स्ट्रक्चर से निकल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम आ चुके हैं। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, ये हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ट्रू, यस इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यस अगेन। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। सो इसी वजह से ऑप्शन बी, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इनमें से कौन सा टेक्निक जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के तौर पे यूज नहीं किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट इज पेजिंग, ऑप्शन बी इज सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी इज फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक फेनोमेना है जहां पे हम मेमोरी वेस्टेज को या फिर मेमोरी स्पेस की वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वहां पे बेसिकली वो मेमोरी मैनेजमेंट वेस्टेज टेक्निक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जहां पे कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि दो तरीके की फ्रेगमेंटेशन होता है, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन जो है वो आप बस इतना समझो कि वो एक वेस्टेज टेक्निक है, जो कि जहां पे मेमोरी का वेस्ट हो रहा होता है उसे हम जस्ट सेव करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट इज एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज FAT 32, फैट एलोकेशन टेबल 32। ऑप्शन सी इज HFS, हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्लस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसमें जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों ही फाइल सिस्टम टेक्निक्स हैं, फाइल सिस्टम में यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है वो अभी रिसेंट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। और जो FAT है, फाइल एलोकेशन टेबल है, ये बेसिकली हमारा जो आउटडेटेड या फिर ओल्डर फाइल सिस्टम है उसमें यूज किया जाता था। और जो HFS प्लस है ये हम बेसिकली OS X में यूज करते हैं, जहाँ पे फाइल सिस्टम को मैनेज करना होता है। इस वजह से मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और ये जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड get through these questions, and if you get stuck in any of the question you can go through the explanation that I have covered in the English part, and if you have still doubt then you can ping your doubt in the comment section. So यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आप कह सकते हो या फिर COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन कह सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या होता है? तो इंटरप्ट एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि इंटरप्ट हैंडलर के द्वारा जनरेट की जाती है। और इंटरप्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल CPU जो है हमारा वो कोई एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कोई एक इमीडिएट टास्क, कोई एक अर्जेंट हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसके लिए इंटरप्ट जनरेट किया जाता है। तो इंटरप्ट जनरेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस करते हैं, जैसे कि हमारा मेमोरी माउस हो गया, हमारे कीबोर्ड हो गए, हमारा डिस्क हो गया। तो ये सब जो है वो हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली एक इमीडिएट अटेंशन के लिए, CPU का अटेंशन पाने के लिए इंटरप्ट जनरेट किया जाता है। और ये कब होता है? जब कोई एग्जीक्यूशन ऑलरेडी कर रहा होता है CPU, और उसी बीच में कोई अर्जेंट टास्क आ जाए, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, तो उस केस में हम इंटरप्ट को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो हमारे प्रोग्राम्स करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, जहां पे हम असेंबली लैंग्वेज में कोड करते हैं और उसके थ्रू इंटरप्ट को जनरेट कराते हैं। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर क्या होता है? मैंने अभी बताया कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू जनरेट किया जाता है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। उस तरीके से जब हम CPU को इंटरप्ट जनरेट कराते हैं और उसका अटेंशन पाते हैं, उससे हम हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। और मेमोरी इंटरप्ट जो है ऐसी कोई भी इंटरप्ट की टाइप नहीं होती है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, एंड आई होप कि जितनी भी डिस्कशन आज हमने की ये आपको समझ में आया होगा और आपको इससे से ज्यादा आपको बेनिफिट हुई होगी आपके प्रिपरेशन में। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी फ्रूटफुल एडिशन हुआ है आपके कॉन्सेप्ट में, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट एंड फ्रूटफुल कंटेंट आपके लिए आगे लेके आने वाले हैं TRE 4 के लिए। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।